झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे तीर चलाए हैं। उनके शब्दों में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा झारखंड के हवा पानी में टिक नहीं पाया। जनता ने न सिर्फ इस विभाजनकारी राजनीति को पहचाना बल्कि उसे सिरे से खारिज भी कर दिया। सोनू का कहना है कि भाजपा की पुरानी आदत रही है झूठ को इतनी बार कहो कि वह सच लगने लगे, पर सच का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झारखंड में दिशाहीन विपक्ष बनकर रह गया है, जो केवल हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने के लिए अनैतिक हथकंडे अपनाने में लगा रहा, पर सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सका। भाजपा ने भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पर अदालतों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। नियोजन नीति पर भी बात उठी। भाजपा ने अदालत में रिट डालकर इस मामले को उलझाए रखा ताकि झारखंड के स्थानीय निवासियों को तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों से वंचित किया जा सके। तो झारखंड की इस सियासी लड़ाई में सवाल यह है कि कौन कितना टिकेगा और जनता किसकी बात मानेगी। आइए जानते हैं जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार सोनू से ही। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट फॉर यू। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के रणनीतिकार साथ ही गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से बात करने के लिए आए हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोबारा इनकी पार्टी या ये हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा सत्ता में कैसे लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों का, भ्रष्टाचार के आरोपों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों के आरोपों का, इन आरोपों का क्या काउंटर इनके पास है। आइए सीधे मैं सुदिव्य कुमार सोनू जी से आपको मिलवाता हूं। सुदिव्य जी, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, और आपके चैनल की भी उत्तर वृद्धि की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक साथ कई एक सवाल के गोले आपने काट दिए, अब बारी बारी इन सवालों का जवाब। सबसे पहले मैं अपने प्रमुख विपक्षी दल की इस रणनीति के ऊपर आता हूँ जब लोग भ्रष्टाचार के आरोप या अन्य आरोप सरकार पर चस्पा करने की कोशिश करें। तो अगर आप समग्र अवलोकन करेंगे इन 5 वर्षों का, तो आपको ये दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी दिशाहीन विपक्ष के तौर पर हम लोगों को देती। हम ये मानते थे कि एक संगठित पार्टी हो, संगठित राजनीतिक दल है जिसके पास बड़े थिंक टैंक हैं, जनता की नब्ज को समझने के बड़े तरीके, बड़े कद के नेता है, बड़े चेहरे वाले थे। तो एक धारदार विपक्ष की भूमिका में 5 वर्षों तक झारखंड में रहेगी। लेकिन आप इस बात को देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस हेमंत सोरेन की सरकार के जन्मकाल के समय से सत्ता पर काबिज होने की जो लेन देन प्रक्रिया प्रयास से जनता के बीच में इनकी छवि हुई, चाहे वो विधायकों को पोचिंग करने का मामला हो, चाहे विधायकों को दल बदल करा के सरकार को गिराने का मामला हो, तमाम जगहों पर हमें यही लगा कि जनता की अदालत में हारिज हुई पार्टी जनता के जनादेश के फैसले को पलटने का प्रयास करती रही, वो भी अनैतिक हथकंडों से। जनता ने इन बातों को बड़ी गंभीरता से देखा। फिर इन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि या भ्रष्टाचार के आरोपों को चस्पा करने का प्रयास पुरजोर किया। उस प्रयास की चरम पर ये थी, आपने देखा कि हमारे मन लेकिन 5 महीने गुजरते गुजरते नीति प्रयासों की सिलेंडर पॉलिटिक्स की कलई खुल गई जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्पष्ट अपने न्यायाधीश में यह कहा कि प्रथम दृष्टया कहीं कोई साक्ष्य या प्रमाण स्थापित। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सरासर फंसा है। अब आज आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में भ्रष्टाचार के अचानक कौन। इसके बाद आइए जब इन्हें ये लगा कि भ्रष्टाचार के इन मुद्दों में ये सरकार को नहीं घेर पाएंगे, चूँकि न्यायाधीश ऐसा आया है जिसके विरुद्ध ये न बोल सकते हैं न कुछ कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी ये गए, सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको हियर करने से, उनको सुनने से मना कर दिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के लिए शब्द इस्तेमाल किया वेल रिड जजमेंट। तो निश्चित रूप से वहाँ भी संभावनाएं निर्मूल हो गई। अब उसके उपरांत
इन लोगों ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स के तहत बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर लिया। ये बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर विभिन्न तरीकों से, विभिन्न मंचों से इन बातों को उठाया गया, फेक वीडियो जारी किए गए जहाँ पर लोगों में ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसा हो रहा है। 2-3 चीज़ों की वो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका चैनल बड़े प्रबुद्ध लोग देखते हैं, तो मैं ये कहना जरूर चाहूँगा। शुरुआत एक फायरब्रांड नेता के इस भाषण से होती है, जिस भाषण में वो कहते हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी बदले। झारखंड की डेमोग्राफी बदलने से संबंधित जो आंकड़े वो प्रस्तुत करते हैं, तो आंकड़ों का कई तथ्यात्मक आधार। आप भी जानते हैं, आपके प्रबुद्ध दर्शक भी जानते हैं कि इस देश में 2011 के बाद सेंसस, आज हम लोग 2024 में बैठे। अगर 13 वर्षों के दरमियान कोई सेंसस नहीं हुआ है, भारत सरकार ने जातिगत जनगणना या जनगणना के आंकड़े नहीं जारी किए, के नेताओं की यह बयान कि फलाने समुदाय की आबादी फट गई, फलाने समुदाय की आबादी बढ़ गई, इसके कोई तथ्य एक विम्सिकल डाटा परोस कर जनता को भरवाने की कोशिश की गई। मैं बात करूँ इसके बाद जब ये मसले आए कि बांग्लादेशी घुसपैठी समय, तो बड़ा ये सामान्य लॉजिकल प्रश्न है, जो पूर्व का सामान्य विद्यार्थी है, वो जब भारत का नक्शा निकालेगा, भारत गणराज्य के हिस्से में झारखंड की सीमा कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, हमारी सीमा उड़ीसा से लगती है, हमारी सीमा बिहार से लगती है, हमारी सीमा पश्चिम बंगाल से है। तो यदि इन्फिल्ट्रेशन के मामले हैं, घुसपैठ के मामले हैं, तो बांग्लादेश की सीमा पर है। और जब बांग्लादेश की सीमा झारखंड की सीमा से लगती नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय के अधीन है, BSF के अधीन स्वदरीय एजुकेशन पे रहा है, तो यदि एक कोई भी झारखंड सरकार के कंपनी है सहायता क्या है, तो इनकी 3 मंडियाँ इनके खुद के तरफ होती है कि इनका गृह मंत्रालय अक्षम है, नकारा है। इनके गृह मंत्रालय के अधीन जो फोर्स वहाँ पर बैठी है वो नकारा है, जिसके चलते इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो मुझको ये बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे मुद्दे जिनके भी तथ्यात्मक नहीं है, खाली जोर से बोलकर हिटलर का एक सेनापति था गोएबल्स, जिसके बारे में बड़ा चर्चित वाक्य था कि झूठ को इतनी जोर से और इतनी बार बोलो कि वो सच के करीब हो जाए। लेकिन यहाँ इस बात को ये भूल जा रहे हैं कि झूठ को ज़्यादा बार और ज़्यादा जोर से बोलने से वो सच के करीब होता है, सच नहीं होता है, सत्य कुछ और है। और आप इस बात को देखेंगे कि जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा मैंने हमें उठाने की कोशिश की, वो मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं बन पाया। इवन संथाल परगना में भी लोगों ने इन बातों इस नहीं स्वीकार। आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी झारखंड के जो बड़े पत्रकार घूम रहे हैं, गिरिडीह भी आए हैं और जगह भी आए हैं, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू किया है। वो कह रहे हैं कि भाजपा का ये बांग्लादेश घुसपैठिए का मुद्दा जो है एकदम फेल हो गया। इसलिए आपकी बात मैन सच्चाई है और आप बिल्कुल सच के करीब है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि चुनाव न कोई राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रहे हैं, न कोई राज्य स्तरीय मुद्दे पर हो रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं। और जो आपकी सरकार ने वादा किया था, आपके पोस्टर भी लगे हुए थे गिरिडीह में, बड़े बड़े पोस्टर आपने लगाया था कि मेरी सरकार आते ही गैर मजरूआ ज़मीनों की रसीद कटेगी। साथ ही आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उन बातों का क्या हुआ सोनू जी? वादे हम लोगों ने 100 किए, पूरे 95 किए। 5 वादे होते ऐसे हैं जो शायद मैं नाम गैर मजरूआ ज़मीन की नियमितीकरण के मामले में ऐसी जटिलताओं में फंसे, इसका निराकरण इस बार नहीं। लेकिन इस बात को भी आपको जरूर याद रखना होगा कि गैर मजरूआ ज़मीन के नियमितीकरण के मामलों को इस जटिलता में डाला किसी 2016 में रघुवर दास की सरकार ने एक एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से तमाम गैर मजरूआ ज़मीनों को प्रतिनिधित्व सूची में किसी एक्ट को कर देना और उसके बाद उसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। मणि बाकी और ईमानदारी के साथ आपकी बात ख्याल सरती में तो कि हाँ, जितनी आसानी से गैर मजरूआ ज़मीन के मामले को सर्वे करा के, नया सर्वे करा कर करने का प्रयास किया कर, उसकी तैयारी में हमारा समय निकल है। और इस बार उस फॉर्म दिया है पाए रह गया बात रोजगार का। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इस ज्वलंत मुद्दे पर मैं जरूरी से फिर बात चुका हूँ।
रोजगार के मुद्दे पर जब हम सरकार में आए तो शुरुआत के तो 1.5-2 साल हमारे किरमान भी चले गए। ये सब सर्टिफिक है, हमें हमारे विपक्षी नहीं है इस बात में। वो कहेंगे कि कोरोना क्या खाली झारखंड में आया था, नहीं, कोरोना पूरे विश्व में, और देश और दुनिया जब ठप थी तो झारखंड भी था। वो तमाम लोग थाली गोटा बजा रहे थे, दीप जला रहे थे, लेकिन कहा कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ यह जमीन तुम्हें नियोजन नीति के मुद्दे पर बड़ा गंभीर चिंतन मंथन करते वो नियोजन नीति लाइट है। नियोजन नीति बनाने में 7 लिए मेरे विभिन्न राज्यों की नियोजन नीति उस नियोजन नीति ने कुछ सीधी का विशेष इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि झारखंड की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए 10th और 12th का नियमों ने राइडर लगाया था कि जो बच्चे झारखंड की भूभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेजेस में 10वीं और 12वीं से उत्तीर्ण होंगे वही हमारी नौकरियों के लिए एलिजिबल। भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि हमारी इस नीति की वजह से वो बाहरी लोग जो यहाँ आकर नौकरी दे जाते थे उनके हितों पर बड़ी चूक। भाजपा ने रमेश हासदा जिनके ST मोर्चा के डिग्री एम उनको खड़ा करके हाईकोर्ट ने एक पिटिशन में बड़ा ब्लंटली ऑनरेबल हाईकोर्ट में लोगों ने कह दिया कि ये आर्टिकल 13 को अफेक्ट करता है, जो समानता है बेटा सम्मानित। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य और कारण थे। जब हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अधीर थे। पिछले 5 वर्ष की रघुवर दास की सरकार में नौकरियां और रोजगार थे 1% हम ही लोग वो थे जब आए तो हम लोगों ने 6ठी से 10वीं JPSC की परीक्षा एक साथ आए। लेकिन पेपर लीक का मामला तो आपके सरकार के खिलाफ जा रहा है और युवा बड़े आक्रोश में है, और इसका फ़ायदा एक नई पार्टी JLKM के जयराम मतों उठाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके इस प्रश्न पर आऊँगा, मैं अपनी बात करूँ। नियोजन नीति को रद्द कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह थी कि ये सरकार जिसकी कानूनी का है, जिसके चलते नियोजन ना हो पाए। हमारे पास भी पर्याप्त कारण थे। हम हिमाचल प्रदेश का उदाहरण मेरे फैसला देश के 16 राज्यों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अपने नागरिकों के लिए राज्यों ने ये प्रावधान कर रखा है कि अगर आप SLP में जाते हैं तो हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में इस बात से कहते थे अगर देश के 16 राज्यों में वो अपने नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए जो नीतियाँ बनाई वो आर्टिकल 14 को ट्रैक नहीं करती हैं तो ये भी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो झारखंड में करती हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट झारखंड का आदेश जायज है तो वो 16 राज्यों ने जो नॉन भी चल रहा है उसको खारिज किया था। लेकिन हमारे ऊपर जन दबाव बहुत था, जो हमने आपको बताया। बच्चों ने हमें यह कहा कि आप SLP आ जाइए, हाई सुप्रीम कोर्ट में साल भी लग सकता है, 3 साल लग सकता है, इसलिए वो रास्ता नहीं दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने नियुक्ति का प्रयास किए, लेकिन अपेक्षाकृत उस अनुपात में हम नियुक्तियाँ नहीं कर पाओ, लेकिन नियुक्तियाँ का बारवा चलता रहा, फलिए तेरी गति चलता है। अब आते हैं हम लोग पेपर लीक के मुद्दे पर जो आटने जिसकी चरम परिणति भी CGL के पेपर लीक के मुद्दे को अगर आप उस ट्विटर स्टोर्म का जरा सा गंभीरता से अध्ययन करें, उन्हें आप पत्रकार हैं, मैं उससे आग्रह में कहना चाह रहा हूँ कि वो जो CGL पेपर लीक का मुद्दा जिस दिन वो ट्विटर स्टोर चला, अगर आप गौर करेंगे तो उस ट्विटर स्टोर को इनिशिएट करने वाली आपको कोचिंग चलाने वाले संचालकों का एक समूह मिलेगा जिन लोगों ने इस ट्विटर स्टोर को स्टार्ट किया। मंशा क्या? मंशा ये थी कि सरकार को कटघरे न भाजपा समर्थित छात्र संघ के लोग मानन वाजपेयी के फैसले जहाँ अपनी गाते थी, लोगों ने हाईकोर्ट जाने की बात जरूर की लेकिन गए नहीं। आयोग के समक्ष जब सबूत उपस्थापित करने की बारी आई तो ब्लैंक से भी देते चले आए। कहने का गरज ये है कि जो पेपर लीक हुआ नहीं, उस पेपर लीक का एक अव्वा कन्वर्ट करके जनता के मन में हेमंत सरकार के बीच आक्रोश पैदा करने की काम कोशिश।
राजनीति में राजनीतिक जन सरकार की विधायिकाओं को अपना पॉलिटिकल स्कूल भी बनाते हैं। अगर भाजपा जितना बना रही है तो मेरे नाम का ऐसे तरीके होंगे ही, और कोई अन्य पार्टी कर रही है ये भी। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट इस बात को मानता हूँ कि जब मसलों के पीछे तथ्य हो तब तो चीज़ें जनता के गले उतरती, लेकिन अगर तथ्य ही मामले खड़े किए जाएँ उसका बज 2-4 दिनों के लिए क्रिएट जरूर होता है, बाद में जनता बोलती लड़ी तो गलत। आज बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अगर बूमरैंग कर गया बीजेपी को, तो बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है कि उसके पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं। तो उसी तरीके से सीजन पेपर लीक में इनके पास कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं, कोई सबूत नहीं है। इंटरनेट बैन हुआ, हम लोगों ने किया, हमें लगा था कि किसी भी तरह से चीज़ों को रोका जाए। इन्हें फिर दोहरा के कहना चाहूँगा कि आसाम में 16 दिन पहले इंटरनेट बैन, आप कोई विरोध नहीं। राजस्थान में 1 महीना पहले इंटरनेट बैन करके परीक्षाएं करेंगे, लेकिन यहाँ कोई विरोध नहीं हुआ। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इंटरनेट बैन पर ऐसा कूद पड़े कि जैसे वो नकल करने वाले, पेपर लीक कराने वाले जुर्माने पर ठेका लेकर बैठे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनता पे नहीं है कि अगर हेमंत सरकार नकल रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो वैसी स्थिति में राज्य को युवाओं के भविष्य के लिए सरकार के उपयुक्त कदम की सराहना करनी चाहिए। तो आप विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आपका आसाम में क्यों नहीं होता है? ये विरोध आपका राजस्थान में क्यों नहीं होता है, जहाँ आपकी सरकारें हैं वो इंटरनेट बंद करके परीक्षाएं देती हैं? तो मैं ये स्पष्ट मानता हूँ कि ये सीजीएम में पेपर लीक के मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से खड़ा किया गया, जिसका बहुत कोई असर नहीं आया और नहीं आया। बात कर रहे थे जेएलकेएम के नेता जयराम महतो की, तो जयराम महतो का उदय छात्र आंदोलन से ही हुआ। तो आज वो इंडिया ब्लॉक के लिए और ख़ास करके आपकी पार्टी के लिए जयराम महतो कितना खतरा है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां बनना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत सारी पार्टियां देखी गई, बहुत सारी पार्टियां आती थी। कुछ साल तक राजनीति के आकाश में चमकती भी थी। ये कहते हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि उसी प्रक्रिया का यह हिस्सा है। झारखंड की अगर बात करें तो 2000 के बाद से निर्दलीय प्रत्याशियों की जो जितने सीट का प्रतिशत था कम से कम 5 कभी G5 समन दिखा, वो कम से कम दिखा चला। ये देश कहीं ना कहीं बाइपोलर पॉलिटिक्स में जब 2 गठबंधन आमने सामने की लड़ाई आने की संभावना हरी चलन होती है, तो जनता का मन है कि कितने पहुँच जाए। गठबंधन की बात आपने किया, तो गठबंधन में आपकी इंडिया गठबंधन में तो पेच फंसा हुआ है जेएमएम का मालिक के साथ, आरजेडी का कांग्रेस के साथ। तो ये पेच तो अब कल ही नामांकन वापस लेने का समय है, तो ये पेच तो आप नहीं सुलझा पाए। क्योंकि आप पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि ये पेच क्यों नहीं सुलझा पाए। कहीं पे सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर की फ्रेंडली फाइट हो रही है, एक विश्रामपुर और एक हैक्टुआ, और बाकी की सारी सीटें तय हो चुकी हैं। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो चुका है, नामांकन हो चुका है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर प्रमुख दल बैठ कर बात कर रहे हैं, और बहुत जंपी रूट कॉमन नेम प्रोग्राम के तहत एजेंडा जारी कर। लेकिन एक विश्रामपुर और एक राजनवार, इसके अलावा और कोई सीट अगर आती लेकिन सोनू जी, हनवार तो वो सीट था जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, और वो सीट पर अगर आप फ्रेंडली फाइट नहीं करते तो उनको आसानी से आप हरा सकते थे। क्योंकि आपका जो वोटों का प्रतिशत है वहाँ, वो दोनों अगर पार्टियों का मिला दिया जाता है तो वहाँ भाजपा कहीं टिकती नहीं है। तो इससे तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को एज देने का प्रयास हुआ? राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण हर राजनीतिक दल अपने तरीके से करता है। गठबंधन में आपको भले ही दिख रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने अगर अपने गठबंधन की वो मजबूत पार्टियों को फ्रेंडली फाइट की भी उतारा है, तो उसके तो कुछ निकात है। 23 नवंबर आने पे ठीक है, निश्चित रूप से 23 नवंबर को नतीजे का इंतजार करेंगे। लेकिन सोनू जी, एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी सरकार की वापसी की कितनी प्रतिशत संभावना देख रहे हैं, और उन संभावनाओं का मूल कारण क्या है कि क्यों आपकी सरकार वापस लौटेगी, क्यों जनता आपको दोबारा मैंडेट देगा? बहुत सटीक सवाल है और मौजूद है अभी के दौर।
देखिए, सरकारें जब 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा करती है तो आपके जैसे सजग पत्रकार जो बना जनता के सूक्ष्म संकेतों को अवलोकन करके अंपाई बनाते हैं। रघुवर दास के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसकी भी तपिश को आपने महसूस किया। आज 2024 में हेमंत सोरेन की वापस से 5 वर्षों के बाद है, एंटी इनकम्बेंसी की तपिश नहीं बढ़ है। ये एक मुद्दा जो आपने कहा रोजगार का, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी मुद्दों पर सरकार ने बहुत सकारात्मक पाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सरकार ने अपनी जनापेक्षी योजनाएं जो सरकार आपके द्वार के 4 चरण चलाए, इन 4 चरणों में 4 फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। सरकार आपके द्वार 1.4 की हमारी फ्लैगशिप योजना समजन पेंशन 2019 से पहले के झारखंड को अगर आप याद करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया जाता था और उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोग पेंशन बढ़ाए। झारखंड सरकार में हेमंत बाबू ने एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की परिकल्पना की जो पूरे भारत ने अनोखी की, जहाँ पर यह क्राइटेरिया रखा गया कि 60 वर्ष की आयु को प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति इसके उपरांत पेंशन का हक। और पड़ोसी राज्य बिहार 400 रुपया देता है। हम एक 35 लाख लोगों को हम लोगों ने सब्जेक्ट पेंशन से जोड़ा और हर माह, मैंने कहने का मतलब है जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी होती तो उसकी आता रखने देते और 3 लोगों को पैसा मिलता शुरू। ये पहली हमारी SAD 1.4 की फ्लैगशिप बढ़ाना थी, जिसको बाद में महिलाओं और SC/ST OBC के लिए घटाकर इसको 50 वर्ष पूरी करने वाली महिलाएं भी इसकी हकदार हो गई, SC/ST OBC के पुरुष भी हकदार। तो कहने की गरज है कि अब सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर हेमंत सरकार ने काम किया। सरकार के साधनों को अपने नागरिकों के जीवन में डालने का काम किया। सरकार आपके द्वारा 2.2 जो हमारी देश की योजना थी, जिसके नाम अधिकारी जिले पर गाँव के पंचायतों के भवन ख्याल में गए थे, वो योजना हमारी थी सावित्री बाई फुले की छोटी संबंधी। इसमें हमने राज्य की 9 लाख बच्चियाँ सरकार की सलाहकारी योजनाओं से जोड़ा, जहाँ वो 14 साल से लेकर 18 साल तक सरकार के लाभ से अच्छा थे। हम 8वीं से लेकर 12वीं तक 20,000 और 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद उनकी उच्च शिक्षा के लिए वो तो 20,000 रुपये खाते गए। 9 लाख बच्चियाँ आच्छादित हुई, जहाँ डाटा इस बात का था कि 9 लाख बच्चियाँ 8वीं में एडमिशन लेती हैं और 12वां तक जाती वो बच्चियाँ 1,57,000 बचती हैं। वो डाटा हम लोगों का पाल। अब आ जाएँ अब सरकार 3.0, सरकार आपके द्वार 3.0। सरकार आपके द्वार 3.0 में हम लोगों ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया, क्योंकि सरकार आपके द्वार 1.2 और 2.2 में आवास से संबंधित आवेदन, लोगों के मन में बड़ा इस बात का रिजनमेंट था कि इतना दिन से हम लोग आवास के लिए देते हैं, प्रधानमंत्री आवास चलता तो सच हम लोग आवास के लिए आवेदन देते हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती, हमारा आवास ठीक नहीं मिलता। जब कारणों की हम लोगों ने पता की तो यह पता लगा कि भारत सरकार ने UTGT से जो इनाम कम है 2021 में ही प्रधानमंत्री आवास का पैसा कर दिया था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि झारखंड का कोटा काट कर उत्तर प्रदेश ले गए, उत्तर प्रदेश को बढ़ा कर देती और हमारा कोटा काट दिया। तो 2021 में प्रधानमंत्री आवास का पूरे प्रदेश में जो आंकड़ा था वो लगभग 8 लाख। उन 8 लाख आवेदनों को आधार मानते हुए सरकार ने एक आवास योजना परिचालन बनाई, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ एकल परिवार कम है। आज भी हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो उनके माता पिता उनके साथ, तो प्रधानमंत्री आवास के 2 कमरों में किसी एक परिवार के रहने में बड़ी परेशानी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसको 2 की जगह 3 कमरे का आवास बनाया। आप चौथी योजना की बात करेंगे जो सरकार आपके द्वारा 4.0 में हम लोगों ने फ्लैगशिप योजना के तौर पर लॉन्च की। उस योजना का नाम था झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, GMM सम्मान योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते। इसमें सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यहाँ तो वो माननीय मुख्यमंत्री में टारगेटेड जो उस समय लक्ष्य हमारा था, उस समय टारगेटेड लक्ष्य हमारा 48 था, क्योंकि हम लोगों ने 21 से 50 के आयु वर्ग को टारगेट। लेकिन जब ये योजना ज़मीन पर आई
तो टेक्निकल ग्लिच के चलते 7-8 दिन परेशानी हुई। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का इन लोगों ने नाम बदली किया और कहना शुरू किया मुख्यमंत्री मैया परेशान योजना। लेकिन जब ये योजना क्लिक की और फॉर्कुलेशन ज़मीन तक गया और 48 लाख का लक्ष्य पूरा करने में हमें 17 दिन लगे। 17 दिनों में हम लोगों ने 48 लाख महिलाओं का पंजीकरण करते हुए, उनके आधार खातों का अपडेशन करते हुए चीज़ों को धरातल तक पहुँचाने। यहाँ आपको रोकने की कोशिश करेंगे सोनू जी। जो आप मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का इन्होंने नकल किया है। नकल और असल के जो चक्र है, इसमें जाने से पहले जरा वो इस बात को बता दे, इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास करने के समय में नकल कौन करे। आज हम अगर इसको झारखंड में लागू कर रहे हैं तो हम तो अच्छा करते हैं कि हमारी माँ बहनें खिलाफ दें। आज आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि ये सुदीप कुमार सोनू शैडो सीएम थे, उसके बाद भी लोगों का काम नहीं हुआ, जो अपेक्षाएं थी लोगों की वो पूरी नहीं हुई। तो और ये भी कहते हैं कि पूरे रोब से उनका शासन प्रशासन पूरे रोब में रहा। तो इन आरोपों का कैसा काउंटर करेंगे आप? ये तो वही लोग लगाते हैं ना जो जिम्मेदार के सर बोलते थे, जिनके कमर में ये ताकत नहीं थी कि प्रशासन के पदाधिकारियों की आंख में आंख डालकर जनता के सलामत का हाथ बस। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग आंदोलन की पृष्ठभूमि से, जहाँ आंदोलनों में पिटे भी और पीटे भी, तो जो आंदोलनों से उपजा हुआ कोई साथी नेतृत्व पर पहुँचता है कि निश्चित रूप से इसका बात करने के तरीके उन लोगों से अलग होते हैं जो लोग बिजनेस के कुछ बीच से आते हैं। तो ये बात सही है कि प्रशासन की गलत नीतियों को या गलत आचरणों को हमने बड़ी मजबूती से आंधा है, ये सही है। और रह गया सवाल कि मुख्यमंत्री के करीबी होने का, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की विशेष कृपा ग्रह जिले पर रहा है, इसलिए इस जिले को सर्टिफिकेट ऑफ सिटी मिली है, इस जिले को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, इस जिले को 583 करोड़ की रिंग रोड मिली है, इस जिले को 639 करोड़ की पीरकाम मेगा लिफ्ट परियोजना मिली है। देश के 7 राज्यों में चल रही सोलर सिटी में झारखंड की एकमात्र सोलर सिटी होने का सौभाग्य मिला है, सड़कों की सौगात मिली है। तो कहने का गरज ये है कि काम तो बहुत सारे हुए हैं। और आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि अभी तक शिलान्यास तक हुआ है, कहीं सरजमीन पर कोई दिख तो नहीं रहा है, खाली शिलान्यास के बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं। शिलान्यास बुनियादी में 75 साल के बाद बनने वाली सड़क का भी है। सवाल इस बात का उठता है ना कि 2 लाख की नाली और 5 लाख की गली बनाने वाले लोग 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी को भी उसी पैमाने में देखते हैं। तो शिलान्यास उनको दिखता है। मैं तो चुनौती देकर बोलता हूँ ना कि अपने कार्यकाल की योजना शिलान्यास दिखाते भी, जितनी हमने लाई है उतना तो छोड़ दीजिए, उसका लोग पता ही निकाले। लोग ये भी याद दिलाते हैं आपकी विरोधी कि सुदीप कुमार सोनू जब चुनाव जीते थे और तुरंत उन्होंने कहा था कि झरिया गादी से लेकर ओवर ब्रिज बनवाएंगे, रेलवे से मेरी बात हो गई है, रेलवे के इंजीनियरों को भी आपने बुलवाया था, वो भी तो ठंडे बस्ते में चला गया। सही। मुझको सुनने में आया कि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि निर्भय शावदी जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ कि रेलवे की परियोजनाएं जो राज्य में चलती हैं उसमें सामान्यतः यदि कोई रेल रोड लेवल क्रॉसिंग पहले से अवस्थित हो तो उसमें राज्य सरकार और रेलवे का आधा हिस्सा, राज्य सरकार उसमें आधा पैसा देती है, रेलवे उतना आधा से देखा है। लेकिन यदि वो वैध रेलवे क्रॉसिंग ना हो तो वैसी स्थिति में रेलवे स्टेशन को पैसा नहीं, इसकी अनुमानित लागत उस समय 55 करोड़ के आसपास की थी। तो बात यही बनी कि 27-27.5 करोड़ राज्य सरकार दे देती, 27 करोड़ रेल दे। 2 साल अन्य ने बहुत प्रयास किया, हमारे माननीय सांसद ने प्रयास की, लेकिन रेलवे ने अपनी नीतिगत निर्णय के बदलने से इनकार। जब हमें ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई कि रेलवे में कोई पैसा नहीं देने जा रहा, तब हम अपने माननीय कमेटी के समझ और हमने व्याकरण को बताया कि 10,000 की आबादी से वो 30
सामान्य प्रक्रिया या नीति यही कहती है कि 50% रेलवे का होगा, 50 राज्य सरकार का। चूँकि यहाँ रेलवे पैसा नहीं दे रही और नागरिक हमारे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसकी पैसा दें। माननीय मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति के बाद कि ठीक है, इसमें लगने वाला 100% पैसा राज्य सरकार डिपॉजिट एडवेरेट को देगी और आप इस काम को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने प्रयास किए, 3 ड्राइंग हम लोगों ने बनाकर भेजी। लखनऊ में इनका सेंट्रल ड्राइंग डिपार्टमेंट हुई जो ड्राइंग को अप्रूवल दे। वो 3 ड्राइंग वो न कोई छोटे छोटे कारणों को लगाकर टर्न डाउन कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये कहना है कि जब ये परिस्थिति स्पष्ट हो गई कि रेलवे का या केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं दे दिया, तब हमने ये व्यवस्था लगाई कि हम राज्य सरकार 100% राशि पर डिपॉजिट यूज़फुल करा दें। लेकिन तब तक 4%। और आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट से त्वरित काम करा पाना बहुत मुश्किल। लेकिन ये तो ठीक है, आपने बहुत विस्तार से समझाया। आपके लोग कहते हैं कि बगल में, विधायक जी के बगल में है बरवाडी, और बरवाडी के लोगों को आज भी पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधायक जी ने अपने तरफ से बरवाडी के लोगों की समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया है और भविष्य में जो चीज़ें होंगी उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। और मेरा यही मानना है कि विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कोई विकास का अंतिम बिंदु नहीं है, ताकि यहाँ तक आके सारी समस्याएं, एक काम होता है उसके बाद और नए काम की अपनी है और ये सतत और निरंतर प्रक्रिया चल। सोनू जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपकी गठबंधन 2024 के चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव जीत रही, क्या आकलन है पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे के आंकड़े हमारे पास आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुमत से पेश की। प्रत्याशियों के चयन में जो हड़बड़ी मचाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी आपको समझ। हमारे सीट पर भी जिस प्रत्याशी को दिया गया उसको 2 बार गिरिडीह की जनता थी, उनके पास और कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो कम ऑफिस ये लिटमस टेस्ट है, ये चावल का एक दाना है जो हारी। फिर भी कोई एक आंकड़ा बताइए कि कितने सीटों पर। आंकड़ा तो सेफोलॉजिस्ट बताएंगे या ज्योतिष बताएंगे। मैंने तो आपसे ये कहा कि उनके इंटरनल सर्वे वो बता रहे हैं कि वो बहुमत से कोसों दूर है। अगर वो बहुमत से कोसों दूर है तो निश्चित है कि बहुमत से कोसों आगे हम लोग हैं और आने वाले से एक अंक बताइए ना सर कि हाँ बहुमत की सर 50 ला रहे हैं, 53 ला रहे हैं, कोई एक अंक तो बताइए, लोगों को तो लगे कि हाँ। हमने कहा कि बहुमत से बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हेमंत सरकार वापस। ये तो डिप्लोमेटिक सवाल जवाब हुआ आपका। बहरहाल तो यह था सुदीप कुमार सोनू, जो अपनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, साफ गोई के लिए जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर अपनी कड़क छवि को भी बनाए रखे हैं, खास करके प्रशासनिक स्तर पर। और अब देखना होगा 23-20 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इनकी सरकार वापस सत्ता में लौटती है और सुदीप कुमार सोनू अपने मार्जिन को कितना बढ़ा पाते हैं। नमस्कार, जोहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सोनू जी। धन्यवाद आपको भी इतना समय देने के लिए। बहुत